नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये वीडियो लुसेंट फ्रिज का ही नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले लुसेंट फ्रिज जो हम स्टार्ट किए थे उसमें हिस्ट्री आपका मैं कंप्लीट करा दिया था, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, काफ़ी अच्छे से पीडीएफ के फॉर्म में। दूसरा, जब हिस्ट्री ख़त्म हो गया था तो हम साइंस शुरू किए थे। साइंस में केमिस्ट्री पूरा हो चुका है, बायोलॉजी भी पूरा हो चुका है और फिज़िक्स का एक पार्ट पूरा हो चुका है और ये फिज़िक्स का सेकंड पार्ट का वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद आपका हिस्ट्री और साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, नाम है लुसेंट 30 डे रिवीजन। जाके देखिए, वहाँ पे जितना सारा वीडियो वहाँ मैं उस प्लेलिस्ट में शेयर कर दिया हूँ, आप उसको देखें। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दोपहर में ही शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को ही। पहला इसमें वेव या तरंग है। देखिए, वेव क्या होता है? वेव के द्वारा ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें हम जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट की बातें होगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, और जहाँ फैक्चुअल चीज़ें होगा जो ऑलरेडी काफ़ी आप लोग को समझ में आता होगा तो उसको हम काफ़ी जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि मेरा इसमें मेनली प्रयास ये है कि कम समय में पूरा लुसेंट आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। तो वेव या तरंग क्या है? सिंपल सा मतलब है ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र वेव के द्वारा ही होता है। अब देखिए, वेव जो है ना मेनली फिजिक्स में दो तरह का होता है। एक तो होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को ही दूसरे रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। देखिए, मैकेनिकल वेव का एक खासियत क्या होता है, ये हमेशा जो है आपका किसी न किसी मीडियम में ही चलता है। इसको चलने के लिए मीडियम बहुत ही ज़रूरी है। ये मीडियम क्या हो सकता है? या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस हो सकता है। फिर आपका मैकेनिकल वेव जो है ये भी फर्दर दो पार्ट में होता है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपका जो वेव होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है पैरेलल टू द मीडियम होता है। अगर मान लेते हैं ये मीडियम है तो इसका जो वेव का डायरेक्शन इसके पैरेलल होता है। और इसका एग्जांपल है साउंड वेव या ध्वनि तरंग है। और ध्वनि तरंगें जो चलती है वो एक बार कंप्रेशन या संपीड़न होता है, नेक्स्ट होता है हमने रेरफेक्शन या विरलन होता है। और साउंड वेव जो है ना, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या हो सकता है? बन सकता है। उसके बाद इसका दूसरा टाइप आपका है ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्या होता है? अगर ये मीडियम है, मीडियम के ये परपेंडिकुलर चलता है, इतना ध्यान रखना है। और जब ये चलता है तो ऐसा कुछ वेव का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? ऊपर वाले को क्रेस्ट या नीचे को थ्रो या गर्त बोलते हैं। और ये ठोस द्रव में उत्पन्न हो सकता है और द्रव के ऊपर में, द्रव के नीचे नहीं, इसका एक खासियत है। ये जो आपका दूसरा जो मैकेनिकल वेव है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है। प्रकाश तरंग इसका एग्जाम्पल है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब अनुप्रस्थ तरंग ही होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बीपीएससी पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज क्या होता है? इसका रेंज या वेवलेंथ क्या होता है? सिंपल सा मतलब ये है, वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻4 मीटर तक इसका रेंज होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देके फंसाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ टाइप्स होता है उसको हम लोग देख रहे थे। पहला देखिए, मेनली इसमें ना 7 टाइप होता है। इसमें पहला है गामा, ठीक है ना। इसको किसने खोजा था? पॉल विलार्ड ने, लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। और चूँकि इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना, अब वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। भेदन क्षमता अत्यधिक होता है, इसके यूज करते हैं। नाभ की अभिक्रिया में यूज करते हैं और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में इसका हम लोग यूज करते हैं। अगला होता है एक्सरे किरण। एक्सरे का खोज रॉन्जन ने किया था। इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है ये 10⁻10 मीटर से लेके 10⁻8 मीटर तक होता है। और इसका जो हम लोग चिकित्सा मेडिसिन में करते हैं। अगला अवरक्त किरणें है, इसका हर्शल ने खोज किया था, हर्शल ने। और इसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का 10⁻7 मीटर से लेकर 10⁻3 मीटर तक होता है। अगला है अल्ट्रावायलेट
किरणें या परावैंगनिक किरणें, इसको रिटर ने खोजा था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है। अगला आपका लघु तरंग होता है, लघु रेडियो तरंग होता है, इसको हेनरिक ने खोजा था। इसका जो वेवलेंथ होता है 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। और होता है दीर्घ रेडियो तरंग है, इसको मार्कोनी ने खोजा था। इसका जो रेंज होता है 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक, और ये बहुत दूर तक जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है वो दूर तक जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल ध्यान रखिएगा कि गामा जो रे होता है, एक्सरे होता है, इन लोग का फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो आप इधर जाइएगा इंफ्रारेड या रेडियो तरंग, इसका जो है ना वेवलेंथ बढ़ जाता है, बस इसका उल्टा रिएक्शन होता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टर्म है वेव से संबंधित, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है आयाम या एम्पलीट्यूड। देखिए आयाम या एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर ये आपका मीन पोजीशन है, अगर कितना जो है ना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम विस्थापन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। अगला है आवर्तकाल या टाइम पीरियड, एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक एक कंपन होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं। अगला है फ्रिक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितना बार कंपन कर लिया उसको बोलते हैं। और आवर्तकाल और फ्रिक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, ये F = 1/T होता है। एक होता है वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए वेवलेंथ क्या होता है, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, एक बार ऐसे आपका वेव बना, देखिए इसको बीच से यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, यहाँ देखिए 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 पार्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, क्या बोलते हैं। या ये क्रेस्ट है, अगर ये क्रेस्ट है तो इसके बीच की दूरी, या अगर ये गर्त है, अगर ये गर्त है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा बोलते हैं। या इसको 4 पार्ट के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका वेवलेंथ बोल देते हैं या तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है आपका कि जो तरंग की जो चाल बराबर जो होता है वो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, ये भी आप एक बार याद रख सकते हैं। अगला है देखिए हम लोग को अब पढ़ते हैं साउंड वेव। देखिए वेव में मेनली आपको एग्जाम में साउंड वेव का क्वेश्चन बहुत आता है। साउंड वेव जो है, ध्वनि तरंग जो है, सबसे पहली बात ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही क्या है, रूप है। तो इसका सबसे पहले साउंड का होता है प्रोडक्शन, कैसे साउंड का उत्पादन होता है, ठीक है। तो साउंड को जो हमेशा जो प्रोड्यूस होता है ये ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जोर से मारते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन या कंपन से ही जो है ना साउंड आपका बनता है। अब जब साउंड जब बन गया, अब इसका होगा प्रोपेगेशन, मतलब साउंड का फैलना या संचरण। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई एक ढोलक है, इसमें आपने बजाया, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो अब क्या करेगा, ये जो आपका जो गैस का मीडियम का जो कण है, यहाँ पे पहले होगा कंप्रेशन, क्या होगा, फिर होगा रेयरफेक्शन, मतलब कि विरलन होगा, सॉरी पहले संपीड़न होगा फिर विरलन होगा। मतलब ये कछुए की जितने जैसे कछुआ चलता है उसी की चाल से जो है आपका साउंड का जो है ना आगे बढ़ना होता है। यही मैं लिख दिया हूँ, संपीड़न और विरलन के फॉर्म में होता है। इसको आप ऐसे भी वेव के फॉर्म में इसको भी हम साउंड वेव को दिखा सकते हैं। अब देखिए साउंड जो होता है वेव, उसका फ्रिक्वेंसी के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, जिसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है। एक होता है ऑडिबल, इसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और एक होता है अल्ट्रासोनिक, इसका होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका फ्रिक्वेंसी, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रिक्वेंसी के आधार पे जो है ना कितने प्रकार का होता है, नहीं पूछता, लेकिन हाँ पूछता ऑडिबल का रेंज कितना होता है, आपको रेंज याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कि यूज ऑफ अल्ट्राफोनिक। देखिए अल्ट्राफोनिक वेव का जो फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो है इसका संकेत भी हम यूज़ करते हैं, समुद्र की गहराई पता करने में करते हैं, घड़ी के पुर्जे को साफ करने में करते हैं, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता करने में करते हैं, और सोनार में इसका हम यूज करते हैं। अगला स्पीड ऑफ साउंड। देखिए सबसे अधिक साउंड का स्पीड आपका होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर कहाँ होता है गैस में, मतलब मीडियम होना चाहिए। साउंड को ट्रेवल करने का सबसे पहला कंडीशन है मीडियम, अगर मीडियम नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं। और वायु में इसकी गति 332 मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट डेटा याद रख लीजिएगा। और जल में होता है 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहा में कितना होता है 5130 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो जो आप सॉलिड की ओर आइएगा स्पीड साउंड का बिल्कुल ही बढ़ता जाएगा। अगला है कि ध्वनि की जो चाल है, स्पीड है,
वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है या उसको कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती है। पहला देखिए, माध्यम तो करेगा ही करेगा, सॉलिड होगा तो ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। निर्वात में तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, मतलब कि अगर आप एटमॉस्फेयर से बहुत दूर जाएंगे तो वहाँ पे तो वहाँ निर्वात है, वहाँ तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगा ही नहीं। इसके बाद एक और है, इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल, स्टील में इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। निर्वात में तो कोई इलास्टिसिटी होता नहीं, इसलिए वहाँ साउंड चलता ही नहीं है। अगला, आर्द्रता जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, किसी जगह प्रेशर घटाइए या बढ़ाइए, ध्वनि के चाल का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगला है, जितना अधिक टेम्परेचर होगा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चाल भी जो है ना साउंड की बढ़ जाती है। एक चीज़ और है, अगर कोई मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स है, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जितना अनुभार होता है, अनुभार का जो है ना इनडायरेक्टली रेफन होता है, डायरेक्ट नहीं होता, उल्टा होता है, 1/√, ध्वनि का। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O2 होता है फार्मूला, तो ऑक्सीजन का एक में जो है एक में कितना भार होता है, 16, तो 16 गुना 2 कितना हो गया, 32 हो गया। नाइट्रोजन का N2 होता है, उसमें एक का होता है 14, 40 गुना 2 कितना होगा, 28। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अनुभार जो है ना, अनुभार जो है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है, कम है, क्या है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा स्पीड, उल्टा रेफन होता है, सिंपल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी कभी जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग बदल जाती है, लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला है कि ध्वनि का गुण देखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देखते हैं। देखिए सबसे पहला इसका होता है तीव्रता, या इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी का संबंध है आयाम से, मतलब जितना आयाम ज़्यादा होगा ना उसका आपका इंटेंसिटी साउंड का ज़्यादा होगा, डायरेक्टली रेफर होता है। अगर साउंड तेज़ है, ऑब्वियस सी बात है आयाम ज़्यादा है, साउंड कम है तो आयाम क्या है, कम है। और इसका जो तीव्रता का जो यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसी को डेसिबल बोलते हैं। और 95 डेसिमल से अधिक साउंड को जो मनुष्य सुन नहीं सकता है। अगला होता है पिच। देखिए पिच क्या है, यह फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि गर्ल्स लोग का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी आवाज़ ध्वनि पतली होती है, ठीक ना। और जो मेल लोग का फ्रिक्वेंसी कम होता है आवाज़, इसलिए उनका क्या होता है, मोटा होता है, बस। अगला है क्वालिटी। देखिए क्वालिटी या गुणता का यहाँ सिंपल सा मतलब ये हो, सैम प्रबलता और सैम आपका पिच की ध्वनि में जो अंतर को बता दे उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी या गुणता को कहते हैं। अगला है इको। देखिए इको ध्वनि का परावर्तन किसी पहाड़ या टावर से टकरा कर जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इको। जैसे अगर किसी पर्वत पहाड़ के बीच में आवाज़ गूंजता है, और इको को सुनने के लिए सोर्स, अगर मैं यहाँ से बोल रहे हैं, अगर यहाँ कोई पर्वत है, दोनों के बीच की दूरी मिनिमम 16.6 मीटर होनी ही चाहिए। अगला होता है विवर्तनक, ठीक ना। इसका मतलब होता है सिंपल सा, मतलब ध्वनि का मुड़ना। क्या होता है, इसे मान लेते हैं कि अगर ये आप इस रूम में हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे खिड़की है, मतलब खुला हुआ खिड़की है, और ये दूसरा कोई रूम है। अगर आप यहाँ से, अगर पूरा इधर पूरा बंद है, यहाँ खिड़की है, तो आवाज़ आपका ऐसे मुड़ के, आपको यहाँ अगर है तो ऐसे मुड़ के जाएगा, मतलब कि ध्वनि का मुड़ना ही क्या कहलाता है आपका, ये डिफ्रैक्शन या विवर्तनिक को कहते हैं। अगला है, एक और ध्यान रखिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। अगला यहाँ पे है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। देखिए जब समान फ्रिक्वेंसी हो या समान एम्पलीट्यूड या आयाम की दो ध्वनि तरंग है, जब एक किसी पॉइंट पर जब मिल जाती है ना, उस बिंदु पर साउंड ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, मतलब कोई सेम फ्रिक्वेंसी का, ऐसा मान लीजिए, और दूसरा एक और कोई ऐसा फ्रिक्वेंसी का, सेम फ्रिक्वेंसी का साउंड है और आयाम भी सेम है, जब किसी पॉइंट पे मिलता है, मिलने के बाद फिर से जो है ना यहाँ से एनर्जी का क्या होता है, पुनः वितरण होता है, एग्जाम में पूछता है। अगला है डॉपलर इफेक्ट। देखिए डॉपलर इफेक्ट सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए आप श्रोता हैं, ऑब्जर्वर हैं, और यहाँ कोई सोर्स है, कोई ट्रेन है, कुछ है,
तो ज्यों-ज्यों ट्रेन आपके नज़दीक आएगा ना तो आवृत्ति बढ़ती है, और ज्यों-ज्यों दूर जाएगा तो आपका आवृत्ति क्या होता है, घटता है। और इसका यूज हम लोग डॉपलर रडार का यूज करते हैं मौसम की गतिविधियों को जानने में। तो क्योंकि जब कोई चक्रवात या कुछ जब आता है तो जब आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। इसी के बेस पर डॉपलर रडार आपका काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसमें एक होता है मैक संख्या। मैक संख्या सिंपल सा क्या मतलब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का चाल कितना है और ध्वनि की चाल कितना है, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैक। अगर मैक संख्या 1 से अधिक हो गया तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, और 5 से अधिक मतलब उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। अब साउंड पढ़ने के बाद हम लोग लाइट पढ़ते हैं। देखिए लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखिए पहले लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ ऊर्जा है, पहला बात तो ये जानिए। और ये होता है ड्यूल नेचर का, मतलब ये द्वैत गुण होता है, मतलब इसमें तरंग भी होता है, इसमें एक कण के रूप में भी होता है। तरंग के रूप में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो ट्रांसवर्स वेव है, और ये कण के रूप में ये फोटोन। एग्जाम में पूछेगा, यूपीएससी पूछता है, यहाँ भी पूछ देगा। और जो लाइट का जो स्पीड की जहाँ तक बात है, निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर गैस में, फिर द्रव में, और सबसे कम ठोस में। मतलब कि ठोस में सबसे कम, निर्वात में सबसे ज़्यादा। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का पहला होता है रिफ्रैक्शन या परावर्तन। ये कोई सरफेस है, ये लाइट आया, ठीक ना, यहाँ पे टकरा के इसी इधर मुड़ गया। अगर यहाँ एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दोनों एंगल का मान क्या होता है, बराबर होता है। किसी सरफेस से लाइट का टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी के कारण कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। अगर आप किसी को देख पाते, क्यों देख पाते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हैं, आप इसको क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सन की लाइट या कोई लाइट इन पर पड़ती है, वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों तक आती है, आप देख पाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। मिरर या दर्पण में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, और जो मिरर के पीछे जिस रंग का पेंट होता है, जो उसको पेंट होता है सिल्वर ब्रोमाइड से, AgCr, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए टाइप्स ऑफ मिरर मेनली 3 तरह के मिरर हमको पढ़ना है बीपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। पहला होता है समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण जिसका हम लोग घर में यूज करते हैं, इसमें देखिए कुछ खासियत क्या होता है कि इमेज दर्पण से उतना ही पीछे जितना ऑब्जेक्ट आगे रहता है। मान लेते हैं ये आपका मिरर है, यहाँ आप खड़े हैं, इसके बीच जितना दूरी होगा इमेज भी उतना ही दूर बनता है। अगर यहाँ इमेज रखा हुआ है, कोई आदमी अगर भी चाल से आता है तो इसमें जो इमेज बनेगा वो 2 भी चाल से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि दर्पण का कोण थीटा है तो प्रतिबिंब 2 थीटा बनेगा। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। आगे पूरा शरीर देखने के लिए 1/2 लंबाई का दर्पण चाहिए, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आइए यहाँ पे कि मिरर में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। देखिए इमेज सिंपल सा मतलब ये है कि इमेज कब बनेगा, जब 2 मिरर आमने सामने किसी न किसी एंगल से झुका होगा। अगर 360/θ अगर सम संख्या आ गया, जैसे मान लेते हैं कि 360 में आपने 60 से भाग दिया, थीटा 60 है, कितना वैल्यू आया 6, तो इसमें 1 घटा दीजिए, वही आपका क्या होगा, इमेज की संख्या होगा। अगर 360 में थीटा में डिवाइड किया, कोई विषम संख्या आ गया तो वही होगा। जैसे मान लीजिए 360 को आपने मान लीजिए भाग दिया किससे, मान लेते हैं अभी यहाँ पे आपने डिवाइड किया मान लीजिए कि 90 से, किससे किए, तो 40 से किए, कितना किए 40 से। तो 360 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो जो कट जाएगा, कितना आएगा 9, यहाँ हो गया विषम संख्या, तो वही इमेज की संख्या हो जाएगा। ये सब कभी भी न्यूमेरिकल से अगर पूछेगा बीपीएससी आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। हमें जहाँ बेसिक होगा वहाँ बेसिक पढ़ाएंगे। इस और ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण का प्रयोग जो है ना आपका पेरिस्कोप में होता है। क्या होता है, पेरिस्कोप को दूर की चीज़ों को देखने के लिए, और ये ना पेरिस्कोप में ना थीटा बराबर 45 डिग्री पर ये चीज़ें एडजस्ट किया होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला देखिए गोलीय दर्पण है, ये क्लास 10th में पढ़ना है। देखिए सिंपल सा मतलब क्या है, गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। एक होता है अवतल या कॉनकेव मिरर, एक होता है उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण का पहचान देखिए सिंपल ऐसा होगा, और ये बाहर से पेंट किया रहता है, मतलब ये गुफा की तरह होता है, ठीक ना। और आपका जो उत्तल दर्पण होता है ये ऐसा होता है, मतलब कि बाहर चमकीला होता है, अंदर की ओर पेंट किया होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जानने का लायक ये है कि अगर अवतल दर्पण है, ठीक ना, कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे कि ये मिरर है कॉनकेव अवतल दर्पण है, ये होता है आपका मुख्य एक्सिस, ठीक ना, ये है आपका पोल, ठीक ना। अगर ये पूरा अगर इसे सर्कल इसको घुमाएंगे तो यहाँ होगा सेंटर, वक्रता केंद्र होगा, ठीक ना, और यहाँ होता है फोकस, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है फोकस। तो अब क्या है कि अवतल दर्पण में इमेज अलग अलग पोजीशन पर रख, सॉरी ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रख के हमको देखना होता है कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है, अगर ये मुख्य एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, अगर कोई वस्तु बहुत ही अनंत पे रखा हो, मतलब कि इन्फिनिटी पे रखा हो, तो यहाँ से टकरा के ये कहाँ जाएगा, फोकस से ही गुजरता है। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा था लेकिन इमेज बहुत ही क्या बना, छोटा बना। तो ये देखिए यहाँ कंडीशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे इन्फिनिटी पे रहता है, पोजीशन इमेज का कहाँ होता है, फोकस पे, और इमेज जो है ना आपका बहुत ही छोटा बनता है और रियल बनता है और उल्टा बनता है। उसी तरह जब आप इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे, मतलब सी से दूर लाएंगे, देखिए इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में छोटा बनेगा। अगर आप सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये इमेज भी जो है ना आपका कहाँ, सी पर ही बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगा, सी से दूर। अगर फोकस पर अगर इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। अगर सबसे मोस्ट ये है, अगर मान ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा है, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में अगर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनता है, पीछे और बड़ा बनता है। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका सैलून में जो दर्पण रखा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही कंडीशन में जो है ना कॉनकेव मिरर में इमेज जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बाकी सब में क्या, रियल और उल्टा बनता है। ये चीज़ जानने का चीज़ है। उसके बाद एक और है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर, देखिए यही कंडीशन, देखिए सब ये कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। हालांकि कभी बीपीएससी पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। कॉन्वेक्स मिरर सिंपल देखिए क्या होता है, ये दो ही इसमें होता है कंडीशन। अगर इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो इमेज कहाँ बनता है, बहुत ही छोटा पीछे बनता है। और अगर जहाँ इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर देखिए इमेज यहाँ बनता है, दो कंडीशन होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो क्या करता है, बहुत दूर की वस्तुओं को बहुत छोटा करके दिखा देता है, इसलिए इसका यूज साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए वही चीज़ है कि हाँ आगे, हाँ यहाँ पे वही है कि जो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, चूँकि ये क्या करता है, लाइट को जो है ना एक जगह यहाँ समेट लेता है, इसको बोलते हैं अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, सोलर कुकर में होता है, फ्लैम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, टॉर्च या हेडलाइट में यूज़ करते हैं, डॉक्टर आँख नाक दांत को इसको चेक करने में करता है, और फेनुल में आपका यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसका यूज ही कभी हमेशा पूछा है आज तक जितना भी एग्जाम में हुआ है। उससे देखिए जो आपका कॉन्वेक्स होता है ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक ना, अपसारी, ठीक ना। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो है ना साइड मिरर में यूज करते हैं, और इसको हम गली मोहल्ले के लाइट में यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े को जो है ना काफ़ी छोटा करके दिखाता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूज पूछता है कई बार। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर कभी दर्पण सूत्र से कभी क्वेश्चन, हालांकि आएगा नहीं, फिर जान लीजिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f, एफ यहाँ फोकस है बराबर 1/v, ये है इमेज का डिस्टेंस, और ये है आपका 1/u, यू यहाँ पे आपका है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इमेज का है, ये आपका ऑब्जेक्ट का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट पूछता है। मतलब कि देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है पार कर जाना, मतलब कि जब कभी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो कुछ ना कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर मीडियम, अगर माध्यम विरल से सघन हो, मतलब कि यहाँ देखिए विरल का मतलब होता है हवा है, ये मतलब इंटरफेस है मीडियम का, यहाँ ये हवा है और ये पानी का माध्यम है, तो हवा तो विरल हो गया और पानी क्या हो, सघन हो गया, तो डेंस हो गया, ये रेयर हो गया। तो अगर अब यहाँ पे अगर जहाँ लाइट अगर मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक, तो ये अभी आपका कैसा है, ये आपका विरल माध्यम है अभी, क्योंकि यहाँ हवा है और ये पानी में जा रहा है, ये सघन है, तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लाइट सीधे नहीं जाएगा,
लाइट क्या होगा आपका थोड़ा सा जो है ना ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। जाना चाहिए ऐसे लेकिन मुड़ गया इधर। तो जब भी कभी विरल से सघन मतलब कि रेयर से डेंस जाता है तो लाइट जो नॉर्मल की ओर जो है थोड़ा सा बेंड कर जाती है। जस्ट यही उल्टा होता है जब ऐसे मान लीजिए मीडियम है, इधर सघन है, इधर क्या है विरल है, तो जब जाएगा तो इसमें ऐसे लाइट जा रहा है, ठीक ना। जाना क्या होगा तो यहाँ पे जाना चाहिए ऐसे थोड़ा सा और इधर ये ज़्यादा अविलंब से दूर चला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बस इस क्वेश्चन पूछता है। और यहीं से आया स्नेल्स का लॉ, मतलब कि साइन आई बराबर साइन आर। साइन देखिए इसे ये मीडियम इंटरफेस है, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लाइट आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल रेशियो ये एंगल, ये है एंगल आई और आर है। तो अब यहाँ अपवर्तन घटना कहाँ कहाँ होती थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये घटना होती कहाँ है। तो पहला देखिए ये घटना गैस में कहाँ, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, देखिए कैसे होता है। अगर ये मान लेते हैं पूरा अर्थ है, ठीक, आपको पता है हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यहाँ पे हवा खाली सघन है, फिर थोड़ा सा विरल सघन विरल सघन विरल, और यहाँ मतलब कोई तारा है, ठीक ना, रात में चमक रहा है। तो जब ये यहाँ का लाइट आएगा तो एक बार इस मीडियम में, इस मीडियम में, इस मीडियम में, इस मीडियम में, कई मीडियम क्रॉस करके आएगा तो कई बार बैंड होगा, इसलिए हमको वो टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमको इसलिए दिखाई पड़ता है। अगर कोई पानी है, पानी अगर ऐसे कोई बाल्टी रखा हुआ, सिक्का जब रखिएगा तो आपको सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ता है, इसी वजह से। छर अगर किसी बाल्टी में अगर आप कोई छर रखिएगा, छर भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई पड़ता है, अब बर्तन के कारण है। एकदम एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला इसमें एक चीज़ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या हो। देखिए अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी माध्यम का एक गुण या क्वालिटी है या वह संख्या होती है जिसके आधार पर हाँ ये पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस गति से जो है वेग करेगा, किस गति से चलेगा प्रकाश, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा मतलब है निकालने का फार्मूला होता है, जैसे कि एक होता है वही न्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अगर आई का वैल्यू दिया है और आर का भी वैल्यू दिया है, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा है तो ये इसका 60 दिया है और इसका मान लीजिए कि 30 वैल्यू दिया है, तो आप देखिए यहाँ रख सकते हैं। साइन 30 क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। इसको सॉल्व करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता है माध्यम में क्या चाल है। एक निर्वात में चाल वो है और उस माध्यम में क्या चाल है, अगर ये C/V होता है। अगर इस फार्मूले से भी आप जो है ना ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में क्या चाल है, इस आधार पे डायमंड का जो निकाला गया वो 2.4 है इंडेक्स, कांच का 1.5 है, जल का 1.3 है, वायु का 1.008 है और निर्वात का कितना है 0 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकाला गया है तो यहाँ देखिए ये टेबल देखिए, यहाँ से जो है ना एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा। देखिए ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए सबसे अधिक देखिए किसका है, एयर का है, सॉरी एयर बोलता हूँ, डायमंड या हीरा का है। सबसे कम किसका, एयर, ये याद रख लीजिएगा क्रम। देखिए सबसे कम है एयर, फिर आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, ये फ्यूज्ड क्वार्ट, ये टर्पेंटाइन है, ऑयल है, बेंजीन है, क्राउन ग्लास है, फिर यहाँ देखिए रॉक स्टार, मतलब ये सब क्रम याद रखिए। और सबसे अधिक किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका डायमंड का है। किसका, डायमंड का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही चमकता है, उतना ही शाइनिंग करता है। ये एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा, वो उतना ही चमकेगा। चूँकि डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो बहुत चमकता है। ये आप ध्यान रखें, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब कि डायमंड में लाइट की चाल उतनी ही कम होती है। ये भी आपको मोस्ट फैक्ट याद रखना चाहिए। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो क्रिटिकल एंगल, मतलब आपतन को जो आने वाला जो एंगल है उसका मान जो है क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, और प्रकाश की किरण हमेशा सघन से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा। तभी आपका टोटल जो है ना आपका यहाँ क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। इसमें सिंपल ध्यान रखना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है कि हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार चमकना, और ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ना आपका इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पे काम करता है।
अगला ये लेंस हम देखते हैं। देखिए लेंस क्या है, दो तरह का, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये होता है कन्वर्जिंग अभिसारी, मतलब कि आने वाले लाइट को एक जगह जमा कर देता है, और डाइवर्जिंग या अपसारी मतलब कि कॉनकेव ये फैला देता है। इसलिए इसका यूज जो कॉन्वेक्स का होता है हाइपरमेट्रोपिया में होता है, और इसका होता है मायोपिया में। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला देखिए कुछ कलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लुसेंट में दिया हुआ है, हालांकि बीपीएससी कभी इससे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। देखिए कलर्स, देखिए वस्तु का रंग बराबर परावर्तन, मतलब कि जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर लाल है तो वस्तु लाल ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि लाल रंग परावर्तित हो रहा है। काला रंग क्या होता है, सारे रंगों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और सफ़ेद रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। अगर हम गर्मी के दिनों में अगर काला रंग पहनेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे, हमको अधिक गर्मी लगेगी क्योंकि काला कपड़ा सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमको गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि सारे लाइट को वो परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए अगर ओरिजिनल आपको कलर देखना हो, सेम लाइट में देखिए, उसी लाइट में अगर चीज़ देखें तो आपको वही कलर दिखाई पड़ेगा। या तो वाइट लाइट में देखिए, अगर मान लीजिए वाइट, जैसे कि कपड़ा का दुकान है, कपड़े के दुकान में आप देखिएगा हमेशा वाइट लाइट का प्रयोग क्यों करता है, ताकि कपड़ा सेम कलर में दिखाई पड़े, नहीं तो हमको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। अगला देखिए टाइप्स ऑफ कलर, इसमें कहीं देख लीजिए, जैसे कि प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है। इसमें होता है कि निहाल, मतलब कि ब्लू, ग्रीन और रेड, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर या प्राथमिक किरण। अब देखिए इसमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी रंग या द्वितीयक रंगों का। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ रेड है, ये ग्रीन है, और ये क्या है, ब्लू है। यहाँ ये पीला है, यहाँ मेजेंडा रंग है, और ये पिकॉक नीला है। तो जब आप इस मेजेंडा और ग्रीन रंग को मिलाएंगे तो आपको वाइट मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप ये ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा। तो ऐसे रंगों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रंग, मतलब कि दो रंगों को मिलाने से अगर आपका वाइट रंग हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक रंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके इस लाइट के चैप्टर का है, इसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण सिंपल सा क्या है, इसका खोज न्यूटन ने किया था। इसमें क्या होता है, अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर एक कोई श्वेत लाइट को आप क्रॉस करेंगे, अब देखिए यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है, ये है गैस है, ये है आपका कांच है, तो थोड़ा सा लाइट जो है ना एक 7 रंगों की पट्टी में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और यहाँ देखा गया जो 7 रंग हुआ, ये विबग्योर, क्या हुआ, विबग्योर, रेंज याद रखिएगा, पैटर्न याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो वायलेट जो रंग, बैगनी रंग का जो वेवलेंथ सबसे कम, इसलिए इसका डिस्पर्सन बहुत ही क्या होता है, देखिए इतना डिस्पर्स कर गया। और जबकि रेड रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका डिस्पर्सन बहुत ही क्या हुआ, कम हुआ। ये एग्जाम में आपका पूछता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो जो बनता है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन की भी घटना होता है। देखिए सिंपल इसमें क्या होता है, हमेशा जो इंद्रधनुष बनेगा वर्षा के बाद, और जिसे मान लीजिए अगर इधर सन है, अगर इधर सूर्य है, तो हमेशा रेनबो जस्ट इसके अपोजिट साइड ही बनेगा। अब देखिए जब बारिश पड़ती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो है ना इस तरह से पानी के बूंद तैरते रहते हैं। क्या होते हैं, पानी के बूंद तैरते रहते हैं। अब सन की लाइट निकला, अब सन की लाइट जब निकलेगा तो ये भी श्वेत लाइट है। जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो यहाँ इसके 7 रंगों में बटेगी, यहीं पे ये रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। इसी की वजह से आपका यहाँ पे रेनबो जो है ना दिखाई पड़ता है। तो सिंपल ध्यान रखिए, यह हमेशा सूर्य के विपरीत होता है। इसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन की घटनाएं तीनों होती, तभी आपका जो है क्या बनता है, इंद्रधनुष या रेनबो दिखाई पड़ता है। अगला देखिए इसमें कि इंद्रधनुष 2 प्रकार, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। और इसमें क्या होता है ना, लाल रंग बाहर और अंदर में जो है ना आपका बैंगनी दिखाई पड़ता है। जस्ट उल्टा सेकेंडरी में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन। इसमें बाहर में होता है बैंगनी, अंदर होता है लाल रंग। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला हम आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण। देखिए प्रकाश का परिकिरण सिंपल सा क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। जब सन की लाइट यहाँ पड़ती है तो लाइट ऐसे फैल जाती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण। और ये सभी दिशाओं में होता है। जैसे कि
इसी की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग इसी में दिखाई पड़ता है। समुद्र का पानी नीला हमको इसी की वजह से दिखाई पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट और है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या होता है, जब लाइट किसी छोटे से छिद्र से होकर गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। छिद्र जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब बहुत ही छोटा होल है ना, जब ये क्रॉस करता है लाइट थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या जो है ना आपका प्रकाश का क्या बोलते हैं, इसमें विवर्तन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें सिंपल क्या होता है, जब दो समान फ्रीक्वेंसी और समान एम्पलीट्यूड की दो तरंग या वेव समान दिशा में आगे बढ़े तब उनके इम्पोजिशन मतलब अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। देखिए सिंपल सा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा है, एक जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे लाइट गया, वेव गया, ठीक ना, और दूसरा है सेम फ्रीक्वेंसी का ऐसे गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये अध्यारोपण हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ। तो यहाँ देखिए ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। अगर मान लीजिए कि सेम लाइट ऐसा एक वेव ऐसे गया, इसी पर दूसरा वेव गया, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही सिंपल सा मतलब ये है कि जब समान फ्रीक्वेंसी समान एम्पलीट्यूड की दो तरंग है, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक दूसरे पर क्या हो गया, इम्पोजिशन या अध्यारोपण हो गया, तो यहाँ पे आपका कहलाएगा ये प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाएगा। और इसे साबुन का जो बुलबुला जो रंगीन दिखाई पड़ता है, इसी की वजह से दिखाई आपका पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश तरंग का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ वेव। ये सिंपल सा मतलब ये है कि ये अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। सिंपल पर ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग में लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं होता, ये केवल अनुप्रस्थ में होता है। ये सिर्फ लाइट में हो सकता है, तो इसमें सिंपल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अगला है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा में सिंपल सा क्या है, देखिए अभी तक साउंड हो चुका है और लाइट आपका ख़त्म हो चुका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें था। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का पहला देखिए सिंपल सा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये सिंपल होता है इलेक्ट्रॉनों का शहर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शहर। देखिए अगर कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, जैसे मान लीजिए आयरन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इसको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग SI मात्रक एम्पियर होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसीलिए देखिए अगर मान लीजिए कि फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज किसी न किसी टाइम पे होगा, तो चार्ज अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, करंट हो जाता है। ये फार्मूला बन जाता है। और अगला है जो करंट को जो है हम लोग हमेशा किससे मापते हैं, एमीटर से। और एमीटर हमेशा जो है आपका सीरीज में जुड़ा होता है। किसमें होता है, सीरीज में। आगे बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं वोल्टेज। देखिए वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है जो चार्ज को फ्लो कराता है। देखिए अगर हम किसी रेडियो या किसी रिमोट में अगर हम बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी क्या करता है, बैटरी एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए जो है ना इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना शुरू होता है, इसलिए इसमें चार्ज बनता है, करंट बनता है। अगला है इसमें एक चीज़ क्या है, मान लीजिए ये आपका वायर है, ठीक ना। अब यहाँ ऐसे समझते हैं, अगर ये मान लेते वायर है, ठीक ना, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है इस तरह से, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ प्रतिरोध या रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि रेसिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है, प्रभावित होने वाले चार्ज का विरोध करती है, इलेक्ट्रॉन का विरोध करती है। इसका ऐसा मतलब ओम होता है। और ये जो रेसिस्टेंस है, देखिए किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला है कि जितना रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा अगर उस वायर का लेंथ जितना ज़्यादा है। सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा वायर है, एक इतना बड़ा वायर है, इसमें देखिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ आपस में उतना अधिक टक्कर लगेगा, तो यहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना लेंथ कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, टक्कर कम लगेगा, रेसिस्टेंस भी कम होगा। सिंपल सा मतलब ऐसा समझ सकते, अगर रोड बहुत लंबा है
तो ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, अगर रोड छोटा है तो ट्रैफिक कम लगेगा। तो यहाँ इसे समझ सकते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है ना ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपका लेंथ पे। दूसरा ये उल्टा रिलेशन बनाता है एरिया के साथ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक रोड का जो है ना इतना चौड़ाई है और एक रोड इतना चौड़ा है, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा, इसमें ट्रैफिक बहुत ही कम लगेगा। मतलब वही है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का ज़्यादा है तो करंट तुरंत पास हो जाएगा। अगर इसी का अगर जहाँ वायर का एरिया बहुत ही छोटा है तो करंट कम पास होगा, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया और रेसिस्टेंस जो है ना इनडायरेक्टली किसका हो गया, 1/एरिया के हो गया। मतलब यहाँ आर बराबर क्या हो जाता है, ये L/A क्या हो जाता है, L मतलब लेंथ है, A मतलब एरिया है। और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल्स के साइड को हटाने के लिए, साइन को हटाने के लिए हम यहाँ लगाते हैं रो। क्या लगाते हैं, रो। इसलिए आर बराबर फार्मूला बन जाता है रो L/एरिया। ये न्यूमेरिकल्स पूछता है कभी कभी BRSSC या ग्रुप डी के एग्जाम में। तो यहाँ पे ये रो क्या है, रो है आपका रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, उस मटेरियल्स की प्रतिरोधकता। तो रेसिस्टिविटी का भी यूनिट हो सकता है। देखिए इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको कि देखिए ये इसका SI देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये R बराबर रो L/ क्या है, ये A है। अगर आप इसको क्रॉसिंग करेंगे तो रो L बराबर R इंटू A हो जाएगा। अगर ये रो बराबर निकालेंगे तो ए रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये रेसिस्टेंस है, इसका तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ये एरिया है, एरिया का क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर होता है। और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ओम आपका मीटर ही बचेगा। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी का जो इफेक्ट होता है तो ओम मीटर, ये एग्जाम में पूछ चुका है। रेसिस्टिविटी इज अ मेजर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटर्स, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो भी मिश्र धातु होता है उसमें बहुत ही हाई रेसिस्टिविटी होता है एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एंड एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, जैसे टंगस्टन है। मतलब कि सिंपल सा मतलब है, रेसिस्टिविटी जिसमें ज़्यादा होता है ना उसका हम लोग यूज करते हैं इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि इसमें जो है ना रेसिस्टेंस बहुत ही कम क्रिएट होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आगे इसमें जो है ना अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा मतलब यहाँ है कि वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब कि चार्ज को फ्लो होने में जो कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका SI मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं और ये हमेशा आपका पैरेलल में इसका कनेक्शन होता है। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। देखिए ओम का नियम सिंपल क्या है, ओम्स लॉ सिंपल ये बोलता है वोल्ट जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। मतलब जितना वोल्ट ज़्यादा होगा करंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सा मतलब है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछता है कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये BPSC एग्ज़ाम लगातार पूछ रहा है, इसको खासा इसमें फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए जो रेसिस्टेंस का जो सीरीज होता है, सॉरी कॉम्बिनेशन जो होता है उसका दो तरह का होता है। एक होता है सीरीज में हो सकता है, एक होता है कि पैरेलल में हो सकता है। देखिए सीरीज का मतलब ऐसा कनेक्शन, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस। यहाँ जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सब का सम होता है। अगर पैरेलल में कोई ऐसा कनेक्शन होता है एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको ना फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसी से आपका सवाल बनता है। एक यहाँ मैं सवाल लेके देखता हूँ। इसे मान लेते हैं R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है, R2 का मान फिर से मैं बोल देता हूँ। R1 का मान 2 ओम है, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान जो है वो 4 ओम है। ये सब फ्रीज में है, सबको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए अगर पैरेलल में हो, अगर कहीं 1 ओम हो यहाँ पे, यहाँ अगर 2 ओम हो, यहाँ अगर 3 ओम हो, तो इसको सिंपल क्या करना है 1/1 प्लस 1/2 और प्लस 1 क्या करना है 3 करना है।
बराबर 1/, क्या करना, आर करना, इसको सॉल्व करना, आर का मान निकाल। ये एग्जाम में लगातार पूछ रहा है बीपीएससी, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। हालांकि सब पूछता नहीं, फिर भी ध्यान रखिए। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपल या क्या होता है, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के स्क्वायर का। दूसरा हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के होता है, और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। मतलब अगर किसी वायर में करंट अगर स्क्वायर में फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस और ये टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग अगर घर में फैन या कॉइल कुछ भी चलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो फैन गर्म क्यों होता है, क्योंकि टाइम बढ़ गया। तो सिंपल इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में, ओवन में, हीटर में यूज हम करते हैं। अगला होता है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर तो सिंपल सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब एनर्जी अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और एसआई यूनिट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो ये होता है वॉट सेकेंड या जूल। क्या होता है, ये देखिए पावर बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो यही लिखा हूँ। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 और 6 जूल। ये डेटा आप याद रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक जो फ्यूल होता है उसमें कई तरह की मिश्र धातु होती है, टीन हो सकता है, शीशा हो सकता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेसिस्टिविटी इसकी बहुत ही हाई होती है। ये भी जस्ट में बताया था, रेसिस्टिविटी इसकी बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। तो ये आपका जो है ना, इसमें ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज़ कि सीरीज में अगर होगा तो सबको जोड़ देना है रेसिस्टेंस को, अगर पैरेलल में होगा तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1, जितना रेसिस्टेंस होगा उसको जोड़ के वैल्यू निकालिए आपका। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट या ऊष्मा। देखिए इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको हम कर लेते हैं। हीट जो है ना, यह ऊर्जा का ही रूप है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई आयरन है, मतलब ये लोहा है, बहुत गर्म है, दूसरा लोहा गर्म नहीं है। जब इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो लोहा गर्म है उससे हीट ठंडे में ट्रांसफ़र होगा। बस सिंपल यही है। इसका जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है, इसको सीजीएस में अगर मापेंगे तो इसका होता है कैलोरी यूनिट। और 1 जूल बराबर जो वैल्यू होता है 0.24 कैलोरी होता है। अगर 1 कैलोरी बराबर आप बोलिएगा तो ये 4.18 जूल होता है। कभी कभी डायमेंशन बीपीएससी वैल्यू देकर पूछ लेता है। ये सब चीज़ आपको याद रखने का चीज़, जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही ये सब आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए जो स्केल ऑफ टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर को मापने का जो स्केल होता है, आपको पता है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रोमर है और केल्विन है। तो बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो आपको सिंपल जो है ना, ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। जैसे कि सेल्सियस -0/100 बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर रोमर R -0/80 इक्वल्स टू केल्विन -273/100। इसमें से अगर मान लीजिए आपको सेल्सियस का वैल्यू दे देता है, फ़ारेनहाइट का पूछता है, या F का वैल्यू देगा, R का पूछे, कुछ भी पूछेगा, अगर आपको रिलेशन याद होगा तो आप सवाल जो है इजली बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ही होता है 273 केल्विन। जैसे अगर मान लीजिए आपको पूछेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 273 केल्विन में 10 जोड़ दीजिए 283 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा C और F, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू बराबर होता है -40 पर। ये भी बीपीएससी एक बार 60 से 62 में शायद पूछ चुका है, इसको देख लीजिएगा। एक होता है एब्सोल्यूट 0, मतलब परम शून्य। किसी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। ये भी एग्जाम पूछता है, परम शून्य ताप का वैल्यू कितना होता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इसलिए पारे में हम लोग एल्कोहल मिलाते हैं, इसलिए एल्कोहल थर्मामीटर बनाते हैं। ये -115 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल जमता है। अगला टर्म है स्पेसिफिक हीट। यहाँ बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा का सिंपल सा क्या मतलब है कि एक
यूनिट ऑफ मास का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, मतलब कि कोई यूनिट ऑफ मास है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाना है, उसके लिए जितना हीट की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका इसका जो यूनिट होता है जूल केजी इंटू केल्विन। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आइस का 2100 है, पारा का 140 है, जल का है 4200। ये आप क्वेश्चन पूछता है। अगला है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए थर्मल एक्सपेंशन या ऊष्मीय प्रसार का मतलब ये होता है किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, एरिया और वॉल्यूम जो है ना 1:2:3 के अनुपात से बढ़ता है। वैसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, फिर इसको डेटा याद रखिएगा। एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जल का असमान प्रसार। ये क्या होता है, जब आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ये आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने के बाद इसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है टेम्परेचर 0 डिग्री, जब इसको 0 से 4 आएंगे तो आयतन घटता है, फिर इसके बाद ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कई बार। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का मान कम होगा, ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम होता है, तो डेंसिटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी का जो है ना वॉल्यूम के साथ जस्ट उल्टा संबंध होता है। इससे फिजिक्स है, कोर फिजिक्स है, इससे कई सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। सबसे बड़ा बात देखिए, हीट का ट्रांसफ़र 3 प्रकार का होता है। पहला है एक कंडक्शन, चालन, दूसरा है कन्वेंशन, और एक आपका है रेडिएशन। पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखिए कंडक्शन या चालन में सिंपल सा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई 100 डिग्री सेल्सियस इधर तापमान है और एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। दोनों अगर एक दूसरे में कांटेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो है ना इसका हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये बाय मीडियम होगा। इसके जो ये जो गर्म पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल धक्का देगा, हीट को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ सिंपल ये होता है, इसमें मीडियम होना चाहिए। इसमें मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी या ऑसिलेशन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि धक्का देता है, इसको ये दिया, ऐसे करके ये चीज़ें। लेकिन ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, ये ध्यान रखिएगा। और ये ठोस में होता है, सिर्फ किस में होता है, ठोस में। ये होगा आपका, मतलब कि बारी बारी से हर एक कण जो है ना हीट करते हुए ये आगे बढ़ता है, कंडक्शन होता है। इसमें मीडियम होना बहुत अनिवार्य है। अगला आपका है कन्वेंशन। देखिए संवहन, इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, माध्यम के कण भाग लेते हैं। गैस और लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र इसी तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि जब धूप निकला तो अर्थ का जो गर्म हुआ और ये ऊपर जो ऐसे बहता है, ये जो हवा ऊपर जाती है गैस, ये कन्वेंशन करंट के थ्रू ही जाता है। अगला है रेडिएशन, ठीक ना। कन्वेंशन या संवहन के द्वारा ही वायुमंडल इसी विधि से गर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेडिएशन ये सबसे तेज़ विधि है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तरंगों के माध्यम से ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगला है किरचॉफ नियम है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। मतलब जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी क्या होगा, ठंडा ही हो जाएगा। मतलब कि छाता के ऊपरी भाग में काला रंग होता है, क्या होता है, काला रंग होता है। और जो है ना नीचे देखिएगा वाइट रंग होता है। अगर ये छतरी है तो नीचे क्या होता है, यहाँ पे नीचे इसका वाइट रंग होता है। मतलब जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना जल्दी क्या करता है, चीज़ों को छोड़ देता है। और गर्म काली वस्तु अंधेरे में क्या होता है, चमकता है। गर्म अगर कोई काली वस्तु है, देखिए वो गर्म है, क्या है, गर्म है, तो वो अगर गर्म है तो उसके कण जल्दी उत्सर्जित भी होंगे, छोड़ेंगे भी। इसलिए आपको जो है ना गर्म काली वस्तु अंधेरे में क्यों चमकता है, क्योंकि उससे लाइट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके नियम समझ, पहला है फर्स्ट लॉ जो है ना आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सिंपल इसमें ये कहता है कि
थीटा अपॉन डेल्टा यू अपॉन डब्ल्यू। देखिए सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि आप बुलेट जो मोटरसाइकिल होता है तो वो देखिएगा पहले गर्म होता है और तब जाके अपने पूरे जो है ना एनर्जी के साथ वो चलता है। तो होता क्या है, जब हम बुलेट ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए टोटल एनर्जी 300 है, मान लेते हैं 300 है, ठीक ना। कुछ एनर्जी जो है ना उसको गर्म होने में लगा, मान लेते हैं स्टार्टिंग में 200 एनर्जी गर्म होने में लगा, अब बाकी जो काम किया उधर करता है 200। तो मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल यही कहता है कि ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मतलब नहीं ऊर्जा का हम बनाते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये चेंज होता है। उसके बाद अगला है सेकेंड लॉ, ये कहता है कि हीट का फ्लो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर हमेशा होता है, ये नियम कहता है। अगला है मेन है कि इसमें आपको मेनली पढ़ना है कि जितने भी टाइप्स के जो थर्मामीटर है वो पढ़ना है। देखिए लिक्विड का थर्मामीटर होता है, गैस का होता है, सॉलिड का होता है। तो जैसे पारा का यूज़ करते हैं, अल्कोहल लिक्विड में यूज़ करते हैं, गैस का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम का यूज़ करते हैं, सॉलिड में प्लेटिनम का होता है, पायरोमीटर का होता है। तो ये सब देखिए पायरोमीटर जो 800 डिग्री सेल्सियस लेके इन्फिनाइट तक के ताप को माप सकता है। प्लेटिनम जो है -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस को माप सकता है, ये सब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आई लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, इसमें ताप में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन ये अवस्था में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ बन गया लिक्विड में और जल बन गया किसमें, भाप में। तो ये क्यों होता है, लेटेंट हीट के वजह से ऐसा हो पाता है। मतलब यहाँ यही है कि अवस्था या स्टेट में चेंज होने में जो हीट लगता है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसका एसआई क्या होता है, जूल पर केजी। बर्फ़ है, सॉलिड है, कहाँ बना, द्रव में, और जल कहाँ बना, भाप में बना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप में देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, ज़्यादा होता है, कितना 540 जो है ना कैलोरी ग्राम होता है, इसलिए इसका जो है ज़्यादा आपका भाप से जलता है। दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, घटाने पर घटता है, ये सब कुछ फैक्ट है, देख लीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी का हम प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, उसको बॉयल, तो दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने से जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए खाना आपका जल्दी पक जाता है। एक और ध्यान रखिएगा। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कि आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं, इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगला है आपका रेडियो एक्टिविटी, या इसको बोलते हैं हम लोग रेडियो सक्रियता। क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता। देखिए रेडियो सक्रियता एक सिंपल सा मतलब क्या है, कुछ परमाणु के नाभिक स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करती है, उत्सर्जित करते हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। कुछ ऐसे परमाणु के न्यूक्लियस होते हैं जो कि अपने ही आप अल्फा बीटा गामा किरणें बाहर निकालती है। इसकी खोज हेनरी बेकरल ने, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव कुछ क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। जैसे एक है ट्राइटेरियम, ठीक ना, ये सबसे हल्का रेडियो एक्टिव है, और एक है यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिसके नाभिक अपने आप टूट के अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ती, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान रखने का चीज़ ये है कि हाँ, एक चीज़ यहाँ छूट गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर नाइट्रोजन अपॉन अगर प्रोटीन किए, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 आ गया तो वो होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि ट्राइटेरियम है, ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, इसका H1 और H3 होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन इसमें 2 होता है और प्रोटॉन 1 होता है, डिवाइड किया तो 2 होगा, मतलब कि ये 2 वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। इसे यहाँ देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम 92 फिल इसका होता है नंबर, और 235 इसका क्या होता है, मास होता है। इसमें जो है नंबर ऑफ जो है ना आपका न्यूट्रॉन हो गया 143 हो गया, और जो है ना प्रोटॉन कितना है 92 है, इसको डिवाइड करते हैं तो 1.55 एग्जैक्ट आता है। ये भी आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो 3 जो किरणें निकलती उसका प्रॉपर्टी या विशेषता देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा, इसका ओरिजिन नाभिक से। इसका नेचर क्या होता है, अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा नेगेटिव होता है, ये गामा न्यूट्रल होता है।
ये फोटोग्राफिक प्रभाव दिखाता है, अल्फा दिखाता है, बीटा भी दिखाता है और ये नहीं दिखाता है गामा। स्पीड या वेधन किसका होगा, सबसे कम होता है अल्फा का, ये इसका एवरेज होता है बीटा का, और इसका गामा का सबसे तेज होता है। अगला है चार्ज, इस पर 2+ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, -1.6 × 10 और -19 कूलम होता है, इसमें 0 चार्ज होता है। रचना, इसमें देखिए हीलियम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इसलिए मैं गामा में जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये आप एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है कि एक चीज़ और समझिए, एक होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, इसमें आता है थ्योरी, इसको बोलते हैं वर्ग विस्थापन सिद्धांत। इसको सोडी, फेजान और रसेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें सिंपल सा क्या होता है, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा कण जब निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये यूरेनियम है, यूरेनियम 92 से, और ये क्या है 235 है। अगर इस पर एक अल्फा कण निकालेंगे तो यहाँ जो है ना 4 का कमी होगा, क्या होगा, इसमें 4 का कमी होगा और इसमें 2 का क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर फिर निकालेंगे तो फिर देखिए 4 का कमी होगा और 2 का क्या होगा, वृद्धि होगा। और एक बीटा का, अगर एक बीटा निकालेंगे तो इसमें 1 का वृद्धि होगा, जैसे देखिए नीचे होगा सिर्फ, इसमें आपका क्या होगा, सिर्फ वृद्धि होगा। बस ये एग्जाम में पूछता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाफ या अर्ध वायुकाल, ये क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि यूरेनियम का टाइम, हाफ टाइम मान लीजिए 1600 ईयर है, तो 100 kg कितने वर्ष में ये जो है ना 25 kg का हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, 100 से 50, 50 से 25 आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम जो हाफ कितना 1600 ईयर दिया है, तो पहले में लगा 2 बार, देखिए पहले में 1600 लगा, दूसरा में फिर कितना लगेगा 3200 ईयर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता नहीं है तो सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया। आइए चलिए अगला आते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन पे। देखिए 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जब बड़ा नाभिक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। जैसे सन में होता है, ठीक ना। और हाइड्रोजन जो बम इसी पर बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, एग्जाम में पूछ चुका है। इसको किसने, टेलर ने बनाया था, कब, 1952 में। ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। कैसा होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगला है नाभिकीय विखंडन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। एक भारी नाभिक 2 भागों में क्या होता है, टूटता है। इसमें देखिए 2 तरह का श्रृंखला अभिक्रिया होता है, चेन रिएक्शन होता है। एक होता है अनकंट्रोल, एक होता है कंट्रोल। जब कंट्रोल वे में करते एटम बम बनता है, जब अनकंट्रोल वे में करेंगे तो एटम बम बनेगा। जब कंट्रोल चेन करेंगे इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण होता है। पहला भट्टी जो है न्यूक्लियर भट्टी ना प्रोफेसर फर्मी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। अब देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका होता है, इसमें देखिए ईंधन, थोरियम यूज हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है। कंट्रोल रॉड यूज होता है कुछ कंट्रोल करने के लिए, कैडमियम या बोरॉन का छड़ यूज करते हैं ताकि ये न्यूट्रॉन का अवशोषण कर सके। और मंदक या मॉडरेट के रूप में इसमें जो है ना गति धीमा करने के न्यूट्रॉन को भारी जल या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट आइए, इंडिया का पहला जो रिएक्टर था अप्सरा था, और पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर में लगा हुआ है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए अगला है, ये तो खत्म हो गया। अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पेंडुलम या लोलक का। लोलक का मतलब सिंपल सा, मतलब मान लीजिए ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ ये आपका पेंडुलम है, तो किसी डोरी को दृढ़ आधार से बांध कर लटकाना। यहाँ पे डोरी है, इसको लटका रहे हैं, ये क्या हो गया, पेंडुलम। अब यहाँ समझिए, ये देखिए फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन, जहाँ बांधा हुआ है, ठीक ना। तो अब इसमें जानना का क्या क्या चीज़, जानने का क्या चीज़ है, मैंने ये पूरा आपका यहाँ डोरी बंधा हुआ है और यहाँ पे मान कोई एक ऐसे बॉल लटका हुआ है इसमें। तो अब देखिए इसमें एक इफेक्टिव लेंथ याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ क्या, देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इस डोरी का लेंथ प्लस इस बॉल का जो सेंटर ऑफ जो मास है उसका दूरी, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ डोरी प्लस सेंटर ऑफ मास। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज़ और जानना है कि जैसे कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी पेंडुलम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा निगेटिव। मुझे मान लीजिए कि ऐसा है, ये तुरंत हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, माइनस में होता है, बस इसमें ये जानना है। उसके बाद जो है कि जो एम्पलीट्यूड जो है, आयाम जो है, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये मीन है,
यहाँ से कितना ये डिस्प्लेस हुआ इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, आयाम। नेक्स्ट चलते हैं। अगला एग्जाम में बीपीएससी पूछा था इसी बार 67 जो पेपर कैंसिल हुआ कि एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है, एक दोलन का क्या मतलब, सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे करके पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से यहाँ से एक बार ऐसे गए, ठीक है ना, फिर यहाँ से मीन पर आए, फिर मीन से इधर गए और फिर यहाँ पे आके रुक गए, इसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। मतलब कि एक एम्पलीट्यूड, 2, 3 और 4, तो कुल 4 आयाम को हम एक दोलन बोलते हैं। एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिए। मीन पोजीशन से राइट गए, राइट से फिर मीन आए, फिर मीन से लेफ्ट गए और लेफ्ट से कहाँ गए, मीन पर आकर रुक गए, तो इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। अगला है इसमें आवर्त काल या टाइम पीरियड क्या है। वन ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है वो तो पहले ही पढ़ाया था मैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन किया है, तो आसान है। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L × G। L क्या है, लेंथ है, G क्या है, अर्थ का ग्रेविटी है। अब यहाँ जानना बहुत जरूरी ये चीज़ देखिए। अब यहाँ देखिए इस पर क्या, इस फार्मूला से क्या निष्कर्ष आपका निकलता है कि यह निष्कर्ष ये निकलता है कि लेंथ जो टाइम पीरियड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है √ लेंथ के, ठीक ना। मतलब कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब गर्मी का जब दिन आता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। देखिए जब लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गर्म के दम लेंथ बढ़ती तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। ठंड के दम घट जाती है तो टाइम पीरियड घट जाएगा तो तेज़ घड़ी हो जाता है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ ये है, अगर कोई झूला का टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई झूला है, ठीक ना। अब देखिए सिंपल क्या होगा कि झूला में बैठने से इफ़ेक्टिव लेंथ बढ़ जाता है। झूला में बैठने से क्या होता है, इफ़ेक्टिव लेंथ आपका बढ़ता है। क्यों, देखिए यहाँ पे तो एक यहाँ पे ऐसा झूला ले लेते हैं, ठीक ना। इसका झूला हमारी झूला है, ठीक ना। तो अब यहाँ आप झूला पर बैठ गए, यहाँ पे कोई बैठ गया, ठीक ना। अब देखिए इस आदमी का जो सेंटर ऑफ जो मास है यहाँ हो गया, तो एक तो लेंथ ये और एक लेंथ ये। देखिए अब लेंथ बढ़ गया, जब लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है ना इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये झूला है, अभी आप खड़े थे, सॉरी अब अभी बैठे थे, अब आप खड़े होकर इतना हो गए, ठीक ना। अब देखिए आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ आके यहाँ आ गया, तो लेंथ देखिए तो ऐसा क्या हो गया, घट गया। तो झूला में खड़ा होने से इफेक्टिव लेंथ घट जाता है, टाइम पीरियड का होगा आपका घट जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिए, अगर कोई झूला इस तरह का है, अगर आप झूला पे बैठ गए, यहाँ आके बैठ गए, तो देखिए आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, तो सेंटर ऑफ मास से लेके ये लेंथ, देखिए ये इतना लेंथ था, इतना लेंथ था, लेंथ बढ़ गया तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया, तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप क्या हो गए, अब झूला पे जो खड़े हो गए, क्या हो गए, खड़े हो गए, जब खड़े इतना हो गए तो अब आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, देखिए ये लेंथ और कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब लेंथ कम होगा तो आपका जो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, झूला में अगर 2 व्यक्ति बैठने से टाइम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, टी का जो है ना, देखिए टी का जो है ना जी के साथ क्या संबंध होता है। देखिए टी का जो है जी के साथ संबंध में ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0, अंतरिक्ष पर 0, निर्वात में 0, उपग्रह में 0 होता है जी का मान। तो इसलिए यहाँ जो है ना टाइम जो होता है, टाइम पीरियड का हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। जैसे देखिए टी बराबर 1/√g होता है। अगर यहाँ g का मान 0 रखेंगे तो 1/0 तो सब कुछ इन्फिनाइट कर देगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ g का मान 0 होता है वहाँ आवर्तकाल इन्फिनाइट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पर्वत पर g का मान कम होता है इसलिए टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ध्रुव पर g का मान कम होता है इसलिए टाइम पीरियड क्या होता है, घट जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, उल्टा पुल्टा होता रहता है। चलिए अगला है पेंडुलम। पेंडुलम देखिए क्या है, देखिए जैसे कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये ऐसे गया तो ये इसका अंतिम छोर हुआ। देखिए अंतिम छोर पर क्या क्या होगा, यहाँ जब आएगा देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। पहला बात क्वेश्चन पूछ चुका है, पेंडुलम के अंतिम छोर पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन भी यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, ये ध्यान रखिए अंतिम छोर पे। अब यही अगर मीन पोजीशन पे कोई अगर पेंडुलम है, मीन पोजीशन पे यहाँ विस्थापन 0 होता है, त्वरण भी 0 होगा, बल भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जो है एनर्जी जो है ना मिनिमम होता है, और यहाँ जो है ना
गति जो इस जगह मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी जो है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, अब एक टॉपिक है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी मतलब सिंपल सा क्या होता है, मोलिक्यूल्स का ज़्यादा नज़दीक होना या पास होना, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे कि एक रुई है, रुई के पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर है, लेकिन जो एक लोहा है उसके पार्टिकल नज़दीक हैं, लोहे का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जल का जो डेंसिटी होता है बर्फ़ से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जल का जो पार्टिकल से एक दूसरे ज़्यादा नज़दीक होता है, बर्फ़ का तरफ हटा हटा होता है, ध्यान रखिएगा। और जल का मैक्सिमम डेंसिटी कितना पड़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पता है, पहले पढ़ा दिया। दूध ज़्यादा डेंस होता है मलाई से। देखिए मलाई में कुछ कुछ होल्स होते हैं, आप उसको आर पार देख सकते हैं, लेकिन दूध में ऐसा नहीं होता है। एक बार ध्यान रखिएगा, डेंसिटी का उल्टा रेफर होता है किसके साथ, एरिया और वॉल्यूम के साथ। एरिया अगर ज़्यादा है डेंसिटी कम है, बस सिंपल सी बात ये है। और डेंसिटी डायरेक्टली होता है किसके, मास के। दूध में मलाई तैरता है क्योंकि दूध का घनत्व जो है ना ज़्यादा होता है। देखिएगा हमेशा मलाई जो है ना किसमें तैरता है, दूध में, क्योंकि मलाई का कम होता है डेंसिटी, दूध का क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए कम घनत्व जो चीज़ होगा वो तैरेगा अधिक घनत्व, जैसे कि पानी से कम होता है तेल का, तो तेल क्या होता है यहाँ पे आपका तैरता है। सागर में जहाज़ तैरता है क्योंकि जहाज़ का कम डेंसिटी होता है। पारा में लोहा तैरता है क्योंकि लोहे का कम होता है। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि अंडे का जो है ना डेंसिटी कम होता है नमक के घोल से। नेक्स्ट चलिए, देखिए ठंड के दिनों में पाइप क्यों फट जाता है, क्योंकि उसका जो है ना जब वो ना डेंसिटी उसका बढ़ जाता है, पानी जब बर्फ़ बनता है डेंसिटी का होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ अर्थ ध्यान रखिएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है 1 लाख kg पर मीटर क्यूब होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए तो ये जो है ना आपका पूरा का पूरा साइंस का था, लुसेंट बेस्ड फिजिक्स था, इसमें मैं पूरा पढ़ा दिया। अब इसमें जो है ना आप इसको एक बार 2 बार वीडियो देखिए। इसका अगर आपको चाहिए क्या, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है ना वीडियो बनाएंगे करंट का, 2-3 वीडियो करंट का आएगा। उसके बाद हम इसमें ज्योग्राफी का बना देंगे, तब आपका लगभग ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। बाकी PT पढ़ते रहिए, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, साइंस, ये सब बिहार स्पेशल, ये सब एरिया पर फोकस कीजिए अच्छे से। आराम से 20 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।